मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीपी ओझा साहब। डीपी ओझा साहब, पुलिस से इस्तीफा देते समय आपने बड़ा ही शहीदी तेवर अपनाया था और आपने कहा था कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं, बाहुबली टाइप के लोग हैं, इन सब का जो एक नेक्सस है उसके खिलाफ आप लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। उस लड़ाई का क्या हुआ ओझा साहब? नहीं, ये बात हमने कहा था, हमने कोई नई बात नहीं कही थी। हमने उसमें ये भी कहा था कि ये आज की बात नहीं है। 1990 के दशक में शुरू में भारत सरकार ने वोहरा कमेटी बनाया था और उसका रिपोर्ट था, लिखित रिपोर्ट भारत सरकार में कि ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स का नेक्सस जो है और डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन तो आपने उससे लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लिया था। नहीं, लड़ाई लड़ने का तो हम तो लड़ाई लड़े, हम आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद आप कहाँ लड़े? पुलिस से बाहर होने के बाद आप कहाँ लड़े? कैसे लड़ते, क्या लड़ते, क्या करना चाहिए था हमको, आप बताइए। नहीं, मुझे क्या बताना। नहीं, आप लीडर थे। नहीं, लीडर आप लीडर थे, आप नहीं थे, हम लीड कर रहे थे उस समय। आपके लिए बिहार में जो है, जब आप को हटाया गया पद से तो बाकायदा बिहार बंद किया गया था। भाई सब बंद किया गया था, तो हमने और जनता में इतनी आपकी पॉपुलरिटी हो गई थी कि आप चुनाव लड़ने चले गए बेगूसराय। हाँ, तो फिर हार भी गए, वहाँ हार भी गए। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने नहीं गए थे, हम तो इंडिपेंडेंट गए थे। जीतते तो आपका वह संकल्प जिंदा रहता, आप उस नहीं, अभी भी वो संकल्प जिंदा है। व्यक्तिगत तौर पर अभी भी वो संकल्प जिंदा, अभी भी हमने कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो चलिए ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, नहीं रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन तो आपको थी ना? नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशन का क्या माने होता है। हम इसलिए गए थे उस समय कि उस समय ताजा था, मैटर ताजा था। लोगों को सभी जगह के मीटिंग में हमने यही कहा कि साहब, जब तक डेमोक्रेसी में जनता सजग नहीं होगी, जनता अच्छे लोगों को नहीं अपना प्रतिनिधि चुनेगी, अपराधियों को वोट देना नहीं बंद करेगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ओझा साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी, लेकिन इस बात में एक पेच है। पेच ये है कि जिस शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई से आप पॉपुलर हुए वो शहाबुद्दीन सिवान के थे, आप खुद छपरा के हैं, लेकिन आप छपरा और सिवान से चुनाव नहीं लड़े, आप लड़ने गए बेगूसराय से, जो भूमिहारों का बड़ा गढ़ माना जाता है। आपको कहीं से ये लगता था कि एक कास्ट इक्वेशन आपके दिमाग में कहीं से था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो बेगूसराय क्यों? मैं अगर सिवान से लड़ता तो किसी भी पार्टी से या इंडिपेंडेंट से भी जीत सकता था, इतनी समझ हमको थी। मैं बेगूसराय इसलिए गया कि बेगूसराय आज से नहीं, शुरू से डेमोक्रेसी के ये जो आजादी के बाद से लेफ्ट का गढ़ था, वो बिहार का लेनिनग्राड कहलाता था। हम स्टूडेंट पीरियड में AISF के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जनरल सेक्रेटरी रहे हुए थे, हमारा लेफ्ट लीनिंग था। हम वहाँ के कई बार, उसके पहले वहाँ चंद्रशेखर बाबू के गांव में बिहार में हर साल उनके ये फंक्शन में हम जाते थे। ये हम कहीं नहीं बोले हैं, अभी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आपने चूंकि जात पर खींचा उसको, इसलिए हम वहाँ इसलिए गए क्योंकि उन लोगों ने हमको वहाँ से पार्टी पर टिकट लड़ने का ऑफर दिया था। हमने कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। तब उसके बाद उन लोगों के और उनके टॉप लेवल से, दिल्ली से ये बात आई कि हम लोग सपोर्ट करेंगे वहाँ। और लेफ्ट पार्टी का जहाँ इन्फ्लुएंस है, लेफ्ट पार्टी वो जात पर नहीं होता है, वो जात और धर्म और वो पहले ही वहाँ फेंका जाता है, चाहे माने कोई या नहीं माने। तो हम वहाँ लेफ्ट आइडियोलॉजी का जगह था, हम अपनी बात वहाँ ज्यादा खुलकर कह सकेंगे। वहाँ के लोग, वहाँ हमको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के बाद सब लोग किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, तो कौन हमारी बात सुनेगा? चलिए ठीक है, मैं समझ गया कि आप कास्ट इक्वेशन की वजह से नहीं, अपने लेफ्ट लीनिंग की वजह से आप बेगूसराय गए, ये बात हम समझ गए। डीपी ओझा साहब, लालू जी की सरकार पर जो एक इल्जाम था कि भाई उन्होंने बाहुबलियों को बढ़ावा दिया, अब नीतीश जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, आपको लगता है कि इस सरकार में भी बाहुबली उसी तरह चांदी काट रहे हैं जैसे लालू जी के दौर में काट रहे थे? देखिए, अपराध और अपराधी हर समाज में रहेंगे, हरदम लड़ाई लड़ती रहेगी। जैसे बीमारी की लड़ाई है, अस्पताल रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे, लेकिन जिसको रक्षक भक्षक बनने की सवाल है, जिसको काम है उसको रोकने का,
वह उसको बढ़ावा दे रहा है या नहीं, ये बात सबसे ज्यादा। तो अभी सरकारी संरक्षण उनको मिल रहा है या नहीं? नहीं, सरकारी संरक्षण जिस तरह से पहले की सरकार में उनका वर्चस्व था वैसा वर्चस्व नहीं है। और भ्रष्टाचार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में बेशुमार बढ़ गया है, बेइंतहा बढ़ गया। नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये बात बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। जब डेवलपमेंट का काम होगा, लार्ज स्केल मनी पंपिंग होगा सिस्टम में, पब्लिक फंड ज्यादा खर्च होगा, तो उसको साइफन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। उसमें अब सिर्फ अपराधी भी नहीं रहेंगे और लोग भी, सफेदपोश लोग भी उसमें जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है ऊपर से लेकर नीचे के लोगों तक को एक किस्म की अफीम खिला रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों या निचले स्तर पंचायत स्तर पे चले जाए मुखिया और सरपंच हों। ये बात सब लोग महसूस करते हैं, ज्यादा लोग, हम भी बात करते हैं लोगों से कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे कि साहब एक जगह कहीं दुल्हिन बाजार में, आरा जिला में, एक स्कूल में 100 लड़कियां पढ़ती थीं, उनको साइकिल मिलना था और 800 लड़कियां रोल पर थी। इसी तरह का बहुत सा घोटाला। तो आखिर उसमें वो ये घोटाला, हर स्तर के लोगों को नीतीश जी ने कुछ न कुछ लॉलीपॉप दिया। नहीं, अब नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें कोई नीतीश जी हो या सरकार का कोई हो, इसमें आप अंदाज लगाइए कि इस घोटाले में कितने लोग शामिल होंगे। गांव के स्तर से लेके, गार्जियन से लेके, स्कूल टीचर से लेकर के और मुखिया सरपंच से लेकर के, इसमें न कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट ज्यादा शामिल होगा न। तो ग्रास रूट पर जब साइकिल मिलने लगी तो अब उसमें इस तरह का जितने लोग उसमें छोटे तबके के, बड़े तबके के लोग शामिल हैं, सब उस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। पूरा का पूरा तो समाज जो है भ्रष्टाचार में ये जो है इस तरह से, तो इसमें इसको सुधारने में समय लगेगा। और इतने बड़े पैमाने पर जो लोग आज भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं और इस भ्रष्टाचार का फायदा उठा रहे हैं, कल को वो लोग नीतीश कुमार जी के वोटर बने रहेंगे। नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस भ्रष्टाचार से ये निष्कर्ष निकालना कि नीतीश जी ने अफीम खिलाकर गांव के उस गार्जियंस को, स्कूल टीचर्स को, सुपरवाइजर्स को, स्कूल इंस्पेक्टर्स को, मुखिया को, सरपंच को, सब पहले 25 बरस तक मुखिया साइकिल से चलता था, अब सब मुखिया बेलोरो मुखिया कहलाने लगा। तो ये नीतीश जी ने प्लान वे में इन लोगों को नहीं बना दिया। चलिए, नीतीश जी ने प्लान वे में नहीं बनाया, लेकिन अगर कोई एक इम्प्रेशन निकालना चाहे तो निकाल सकता है। हाँ, कहने के लिए खिलाई जा रही है, कह सकता है, लेकिन इसको रोकने में आखिर जब विकास करना है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, स्कीम बनाना पड़ेगा। 1 रुपये में 5 पैसा ही जनता तक पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। 1984 में राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया में 15 पैसा गांव में पहुंचता है। उन्हीं की बात को संदर्भ बनाकर मैं कहा करता हूं कि आजकल 5 पैसा पहुंचता है। हाँ, तो अब मान लिया कि 5 पैसा पहुंचा तो पहले तो हुआ, एहसान तो हुआ जनता पर। पहले 95 पैसा लोग खा गए, लेकिन 5 पहले जो 1000 और लाख में भ्रष्टाचार होता था, तो अब अरबों में हो रहा है। और इसमें लगेगा सुधार होने में, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लगेगा सुधार। इसको आप चाहिए कि थोड़े समय में यानी कि हमारी और हमारे बच्चों की पीढ़ी गुजर जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। नहीं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, खत्म करने की लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, तब तक खत्म करने की लड़ाई लड़ना है, खत्म करने की लड़ाई तब तक चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी, मतलब नहीं, खत्म कई पीढ़ी बाद होगी। मतलब 21वीं सदी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। नहीं, 21वीं सदी में तक लड़ना पड़ेगा। और आने वाला 22वीं सदी में हम भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद करेंगे, जब हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे इस धरती पर। ओझा जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हमें आपसे सिर्फ हाँ या नहीं में चाहिए। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जी। क्या आप मानते हैं कि लालू यादव ने आपके साथ धोखा किया? पहले आपको प्रोत्साहित किया, डीजीपी बनाया, पुरस्कृत किया, और फिर बाद में तिरस्कृत कर दिया जब आपने उनके नेताओं पर हाथ डालने शुरू किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। लालू जी ने धोखा नहीं किया। धोखा लालू जी ने दे दिया क्या? हमने जो काम किया वो कंसस वे में जानबूझ पर काम किया, वो लालू जी के अनुकूल नहीं पड़ा।
जिसके कारण हमारे खिलाफ हो गए। और क्या एनडीए ने आपसे धोखा किया? पहले उन्होंने आपके लिए बिहार बंद किया और फिर बाद में आपको भूल गए। नहीं, ऐसा कोई धोखा नहीं किया। हम वहाँ किसी पार्टी में जाने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो आपसे किसी ने धोखा नहीं किया। किसी आपने भी किसी की थाली में छेद नहीं किया। क्या पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक छवि के नेताओं को बचाने के लिए सरकार की तरफ से दबाव रहता है? पुलिस को अपना काम सही तरीके से, कानून सम्मत तरीके से नहीं करने देने के लिए पूरे देश में दबाव रहता है, राजनीतिक दबाव रहता है। और सरकारों का, जो सरकार प्रेजेंट सरकार होती है, पुलिस उसका एजेंट के रूप में काम करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है पुलिस के सुधार के लिए प्रकाश सिंह के केस में, उसको कोई सरकार सही रूप में नहीं मान रही है। जरूरत आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पुलिस जो है सरकार के एजेंट के तौर पर काम करती है। बिल्कुल प्रेजेंट डे जो सरकार है उसके एजेंट। तो सरकार अगर अपराधियों की हो तो पुलिस अपराधियों के एजेंट के तौर पर काम करेगी। ऐसा होता रहा है एकदम। अगर सरकार भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचारियों को मदद करेगी पुलिस। ये हमारे लोकतंत्र का बहुत कड़वा सच है जो आप कह रहे हैं। इसीलिए कानून ताकतवरों की ज्यादा और नहीं, आप देखिए, कानून में पुलिस स्वतंत्र है अपना काम में करने के लिए। कानून में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में, पुलिस के काम में कोई दखल नहीं दे सकता है। लेकिन उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिवार्ड, पनिशमेंट सब सरकार के हाथ में है। तो उसको हथकंडा बना करके और सरकार जो चाहती है पुलिस से कराती है। और कहने के लिए कहेगी कि साहब पुलिस तो स्वतंत्र है, पुलिस तो कानून के तहत काम करती है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, स्वायत्त बॉडी बनाई जाए, ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए सरकार से अलग, जो पुलिस को कंट्रोल करे और उसकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम चीजें उसके हाथ में हो, जिस तरह लोकपाल की आजकल बिना इसके सुधार नहीं होने वाला है। चाहे किसी दल की सरकार आवे, बिना इसके अपराध, राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुकने वाला है और समाज में अपराधियों की संख्या नहीं घटने वाली है। तो जिस तरह से लोकपाल की, जन लोकपाल की मांग की जा रही है, उसी तरह से पुलिस के लिए भी अलग कुछ पुलिस पाल की तरह की चीज की मांग आप करते हैं? लोकपाल से इसकी तुलना मत कीजिए। ये उससे ज्यादा जरूरत की चीज है। आखिर गरीबों को ऑन द स्पॉट पुलिस, अगर अच्छी पुलिस रहेगी तो न्याय दिलाएगी। किसको ताकत है सुप्रीम कोर्ट तक, कितना आदमी मुकदमा? तो सरकारों के नियंत्रण में रहकर पुलिस ये काम नहीं कर सकती? कभी नहीं कर सकती है। इसको खुली ऑटोनोमस बनाना होगा। ओझा साहब, आपने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। मुहामुही में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।